आज के इस सत्र में आप सभी का स्वागत है। आज हम हमारी पाठ्य पुस्तिका जिससे हम पढ़ाई कर रहे थे उसके अध्याय 2 को पढ़ेंगे। हमारा अध्याय 2 है बस की यात्रा। इसका नाम है बस की यात्रा। यह एक यात्रा वृतांत है और इसके लेखक जो हैं, रचनाकार जो हैं, उनका नाम है हरिशंकर परसाई। हरिशंकर परसाई जी का जन्म जो है वो 22 अगस्त 1924 को जिला जमानी होशंगाबाद में हुआ था। होशंगाबाद एक ज़िले का नाम है, गांव का नाम है जमानी। यह पड़ता है मध्य प्रदेश में। वहाँ से जन्मे हरिशंकर परसाई जी ने एमए किया हुआ है नागपुर के विश्वविद्यालय से। नागपुर विश्वविद्यालय से हिंदी एमए की परीक्षा पास की और उसके बाद कुछ समय तक वहाँ पढ़ाया भी है। तो यह एक व्यंग रचनाकारों में बहुत सुप्रसिद्ध व्यंग रचनाकार हैं। साथ ही साथ कई तरह की रचनाएं इन्होंने की है। तो सबसे पहले इस पाठ को पढ़ने से पहले हम यह जानते हैं कि यात्रा वर्णन या यात्रा वृतांत होता क्या है। तो यात्रा वर्णन या यात्रा वृतांत हम उस यात्रा के बारे में लिखने को कहते हैं जहाँ पे हम गए थे। मान लीजिए हम कहीं घूमने जाते हैं, किसी यात्रा पे जाते हैं, किसी ट्रिप पे जाते हैं, स्कूल ट्रिप हो गया या फैमिली ट्रिप हो गई, तो वहाँ पे हम गए, वहाँ पे हमें क्या क्या अनुभूति हुई। अनुभूति से मतलब होता है कि वहाँ पे क्या क्या हमने फील किया, क्या क्या नई चीज़ें देखी, क्या क्या सीखा हमने, उस जगह की क्या खासियत है। इन सब के बारे में अगर हमें लिखना हो तो ये यात्रा वृतांत कहलाता है। या फिर इनके बारे में जब हम लिखते हैं तो उसे हम यात्रा वृतांत के नाम से जानते हैं। साथ ही साथ वहाँ पर अगर कुछ ऐसी घटना हो गई जो थोड़ी अलग हो, जो हम सबको बताना चाहते हो, तो उसे हम बाद में लिख सकते हैं और इसी लेखन शैली को हम यात्रा वृतांत के नाम से जानते हैं। हिंदी रचना कौशल की एक विधि है लिखने की। तो आइए इस पाठ को पढ़ते हैं और देखते हैं कि ये किस प्रकार का यात्रा वर्णन है और यहाँ पर किस तरीके से वर्णन किया है हरिशंकर परसाई जी ने। तो यह शुरू होता है कि हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से पन्ना चलें। पन्ना से इसी कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है, जो जबलपुर जाने वाली ट्रेन से मिला देती है। योजना थी कि सुबह घर पहुंच जाएंगे। हम में से 2 को सुबह काम पर हाजिर होना था, इसलिए वापसी का यही रास्ता अपनाना जरूरी था। लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते हैं। क्या रास्ते में चोर डाकू मिलते हैं? नहीं नहीं, बस ही डाकिन है। तो ये जो पहला पैराग्राफ है हमारा, उससे क्या पता चलता है कि जो लेखक हैं वो अपने और 4 मित्रों के साथ, यानी ये कुल 5 लोग थे, ये लोग कहीं यात्रा पे गए थे और अब ये लौटने की स्थिति में है, यानी लौटने वाले हैं। लौटने के लिए जो रास्ता इन्होंने चुना है वो है कि ये जहाँ भी गए हैं वहाँ से शाम 4 बजे की बस पकड़ेंगे, पन्ना नाम की जगह पे जाएंगे, वहाँ से दूसरी बस पकड़ेंगे, सतना नाम की जगह पे जाएंगे और सतना से ट्रेन पकड़ के जबलपुर वापस जाएंगे। हालांकि जो वहाँ के लोकल लोग थे उन्होंने सलाह दिया कि ये शाम वाली जो बस है इससे सफ़र मत कीजिए, क्योंकि ये लोग नहीं करते। तो अब इनके अंदर उत्सुकता जागी कि आखिर में ऐसा क्या है भाई, रास्ते में चोर डाकू मिलते हैं क्या शाम को? तो पता चला नहीं, चोर डाकू तो नहीं मिलते हैं, बस को ही डाकिन बता दिया गया। तो आगे चलते हम लोग। बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी। एक वयोवृद्धा थी, सदियों के अनुभव के निशान लिए हुए थी। लोग इसलिए इससे सफ़र नहीं करना चाहते थे कि वृद्धावस्था में इसे कष्ट होगा। यह बस पूजा के योग्य थी, उस पर सवार कैसे हुआ जा सकता है? यानी जब बस को इन लोगों ने पहली बार देखा तो उसकी जो हालत थी इतनी जर्जर थी, या वो बस इतनी पुरानी हो गई थी कि इनके मन में श्रद्धा उमड़ पड़ी। इनके हिसाब से इन्होंने कहा वयोवृद्धा यानी कि बहुत ही वृद्ध, कि ये तो बुढ़िया की तरह लग रही है, इतनी पुरानी है ये बस, इसमें बैठा कैसे जा सकता है? इसकी तो बस पूजा होनी चाहिए, क्योंकि बैठ गए तो वृद्धावस्था में इनको कष्ट होगा, यानी बुढ़ापे में इनको कष्ट होगा, परेशानी होगी। बस कंपनी के एक हिस्सेदार भी उसी बस से जा रहे थे। हमने उनसे पूछा, यह बस चलती भी है? वे बोले, चलती क्यों नहीं है जी, अभी चलेगी। हमने कहा, वही तो हम देखना चाहते हैं, अपने आप चलती है यह? हाँ जी, और कैसे चलेगी? तो अब जब ये लोग बस में बैठे तो जो बस की कंपनी थी उसका एक मालिक या उसका एक हिस्सेदार भी उस बस में मौजूद था। तो उससे सवाल जवाब शुरू हुआ कि क्या ये बस चलती है? तो उस बातचीत को उन्होंने यहाँ लिखा है। उसके बाद, गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। हमारा मन आगा पीछा करने लगा। डॉक्टर मित्र ने कहा, डरो मत, चलो, बस अनुभवी है, नई नवेली बसों से ज़्यादा विश्वसनीय है, हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर चलेगी। तो उनके जो एक मित्र जो डॉक्टर थे उन्होंने कहा कि अरे डरने की कोई बात नहीं है, चला जाए इससे,
क्योंकि ये एक बहुत पुरानी बस है, तो ये बिल्कुल माँ की, जैसे माँ अपने बच्चों को गोद में लेके जाती है, ये बस इतनी अनुभवी है, इतने सालों से चल रही है कि हमें अब बिल्कुल अपने बच्चों की तरह लेकर के जाएगी। हम बैठ गए। जो छोड़ने आए थे वे इस तरह देख रहे थे जैसे अंतिम विदाई दे रहे हों। उनकी आंखें कह रही थी, आना जाना तो लगा ही रहता है, आया है सो जाएगा, राजा रंक फ़कीर। आदमी को कूच करने के लिए एक निमित्त चाहिए। यानी जो लोग आए थे उनकी आंखों में देख के ऐसा लग रहा था कि ये अंतिम विदाई है, इसके बाद ये लोग मिलेंगे नहीं। इतनी जर्जर हालत थी उस बस की। इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया, ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। कांच बहुत कम बचे थे और जो बचे थे उनसे हमें बचना था। हम फ़ौरन खिड़की से दूर सरक गए। इंजन चल रहा था। हमें लग रहा था कि सारी हमारी सीट के नीचे इंजन है। तो जब ये लोग बस में बैठे और इंजन चालू हुई बस की, तो सबसे पहले तो ये अचंभित हुए कि अच्छा इंजन चलता भी है। उसके बाद जो है, इतनी पुरानी बस थी कि पूरी बस इंजन के वजह से हिल रही थी और ऐसा लग रहा था कि ये लोग बस में नहीं बल्कि इंजन में ही बैठे हुए हैं। और जो खिड़कियां थी, पूरा विश्लेषण किया हुआ है कि बस की कितनी जर्जर हालत थी। खिड़कियों के कांच टूटे हुए थे, जो बचे हुए थे वो कभी भी टूट सकते थे, ऐसा लग रहा था। इसलिए ये लोग खिड़की से दूर बैठते हैं। आगे बढ़ते हैं। बस सचमुच चल पड़ी और हमें लगा कि यह गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलनों के वक्त अवश्य जवान रही होगी। उसे ट्रेनिंग मिल चुकी थी। हर हिस्सा दूसरे हिस्से से असहयोग कर रहा था। पूरी बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही थी। सीट का बॉडी से असहयोग चल रहा था। कभी लगता सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल गई है, कभी लगता कि सीट को छोड़कर बॉडी आगे भागी जा रही है। 8-10 मील चलने पर सारे भेदभाव मिट गए। यह समझ में नहीं आता था कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है। इस पैराग्राफ में जो है हरिशंकर परसाई जी की जो व्यंग्यात्मक शैली है उसका हमें झलक मिलता है। व्यंग्यात्मक यानी कटाक्ष करना, सरकाज़म। तो इसमें जो है जर्जर हालत को दिखाते हुए वो बस की तुलना गांधी जी के सविनय अवज्ञा आंदोलन और असहयोग आंदोलन से तुलना कर देते हैं। असहयोग आंदोलन में विदेश से बनी हुई चीज़ों का बहिष्कार करना था, ऐसा जो है असहयोग आंदोलन में किया गया था। तो यहाँ पर बताया जाता है कि असहयोग आंदोलन इसलिए है बस के अंदर क्योंकि इसके जो पार्ट्स हैं, बस के जो हिस्से हैं, वो एक दूसरे का सहयोग नहीं कर रहे हैं। कभी लगता है इंजन आगे भागा जा रहा है, कभी लगता है बॉडी आगे भागी जा रही है। और कुछ समय के बाद तो इन्हें पता ही नहीं चल रहा था कि ये सीट पे बैठे हैं कि सीट इन पर बैठी है। तो एक तरीके का ये व्यंग है, सरकाज़म है। एकाएक बस रुक गई। मालूम हुआ कि डीजल की टंकी में छेद हो गया है। ड्राइवर ने बाल्टी में डीजल निकालकर उसे बगल में रखा और नली डालकर इंजन में भरने लगा। अब मैं उम्मीद कर रहा था कि थोड़ी देर बाद बस कंपनी के हिस्सेदार इंजन को निकालकर गोद में रख लेंगे और उसे नली से डीजल पिलाएंगे, जैसे माँ बच्चे के मुंह में दूध की शीशी लगाती है। तो थोड़ी देर बाद बस का इंजन बंद हो जाता है। इंजन बंद होने के बाद जो है ड्राइवर नीचे उतरता है तो उसे पता चलता है कि तेल की टंकी में छेद हो गया है। तो बाल्टी में डीजल ले आता है और अपने बगल में रख के पाइप से सीधा इंजन में तेल डालने लगता है। तो लेखक व्यंग करते हुए कहते हैं कि हमें तो ऐसा लग रहा था कि थोड़ी देर में जो है इंजन भी निकाल करके जो मालिक हैं वो गोद में रख लेंगे और जैसे बच्चे को दूध पिलाती है माँ, उस तरीके से तेल डालेंगे। बस की रफ्तार अब 15-20 मील हो गई थी। मुझे उसके किसी हिस्से पर भरोसा नहीं था। ब्रेक फेल हो सकता है, स्टीयरिंग टूट सकती है। प्रकृति के दृश्य बहुत लुभावने थे। दोनों तरफ हरे भरे पेड़ थे जिन पर पक्षी बैठे थे। मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। जो भी पेड़ आता डर लगता कि इससे बस टकराएगी, वह निकल जाता तो दूसरे पेड़ का इंतज़ार करता। झील दिखती तो सोचता कि इसमें बस गोता लगा जाएगी। तो बस की हालत इतनी ख़राब थी कि उसके किसी हिस्से पे अब इन लोगों को भरोसा नहीं हो रहा था। इन्हें लग रहा था कि जो ब्रेक है वो कभी भी फेल हो सकता है, बस कभी भी टकरा सकती है, पलट सकती है। पेड़ों को देख करके, जबकि इतने सुहावना मौसम था, इतना अच्छा हरियाली था बाहर, इतनी अच्छी हरियाली थी, पेड़ पौधे पंछी थे, सुहावना था, लुभावना था, परंतु इन्हें डर लग रहा था कि कहीं किसी पेड़ से बस ना टकरा जाए। कोई झील आए तो इन्हें लगे कहीं इसमें पलट ना जाए। एकाएक फिर बस रुकी। ड्राइवर ने तरह तरह की तरकीबें की पर वह चली नहीं। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया था। कंपनी के हिस्सेदार कह रहे थे बस तो फर्स्ट क्लास है जी, यह तो इत्तेफाक की बात है। तो अब एक बार फिर से जो है बस वो रुक जाती है और इस बार कोशिश करने पे भी नहीं चलती और हिस्सेदार कहते हैं कि बस तो अच्छी ही थी, हमेशा चलती थी, ये बस इत्तेफाक है कि आज नहीं चल पा रही है। क्षीण चांदनी में वृक्षों की छाया के नीचे वह बस बड़ी दयनीय लग रही थी।
लगता है जैसे कोई वृद्धा थक कर बैठ गई हो। हमें ग्लानि हो रही थी कि बेचारी पर लदकर हम चले आ रहे हैं। अगर इसका प्राणांत हो गया तो इस बियाबान में हमें इसकी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी। तो बस को जब वो लोग, थोड़ी शाम हो ही चुका था, अंधेरा भी हो रहा था, चांदनी फैल रही थी, तो जब वो देखते हैं बस को उतर के, तो ऐसा लगता है कि बहुत दयनीय स्थिति में है। इन्हें अफसोस होता है कि क्यों इस पर बैठ गए। इससे अच्छा होता कि किसी और बस से चले आते, कि इस वृद्धा पे क्यों बैठ गए। देख के इन्हें लग रहा था कि ये कोई बूढ़ी औरत है जो बैठ चुकी है, थक चुकी है, और हम इस पर लदे चले आ रहे थे। फिर ये कहते हैं कि अगर इस समय पे इसका देहांत हो गया तो हमें इसका कर्मकांड भी करना पड़ जाएगा। हिस्सेदार साहब ने इंजन खोला और कुछ सुधार किए, बस आगे चली। इंजन निकाला गया, कुछ सुधार किया गया, बस आगे बढ़ी। उसकी चाल और कम हो गई थी। धीरे धीरे वृद्धा की आंखों की ज्योति जाने लगी। चांदनी में रास्ता टटोलकर वह रेंग रही थी। आगे या पीछे से कोई गाड़ी आती दिखे तो वह एकदम किनारे खड़ी हो जाती और कहती, निकल जाओ बेटी, अपनी तो वह उम्र ही नहीं रही। तो बस जो है इतनी धीरे चलने लगी थी। बस की बत्तियां भी ख़राब थी, जो लाइट होता है हेडलाइट, वो भी ख़राब हो गया था। तो अब अंधेरा हो चला था और बहुत धीरे धीरे बस चल रही थी। लग रहा था ये अंधेरे में टटोल टटोल के चल रही है, और जब भी कोई गाड़ी आती तो ये उसको साइड दे देते। तो ऐसा लगता था कि कह रही हो ये बस कि जाओ बेटी तुम जाओ, तुम्हारी उम्र है, हमारी तो उम्र हो गई। एक पुलिया के ऊपर पहुंचते ही एक टायर फिस करके बैठ गया। वह बहुत ज़ोर से हिलकर थम गई। अगर स्पीड में होती तो उछलकर नाले में गिर जाती। मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। अब जैसे ही ये लोग एक पुल के ऊपर पहुँचे, एक टायर पंक्चर हो गया, फिस करके बैठ गया। अब जब टायर पंक्चर हो गया तो बस जो है बहुत ज़ोर से हिली और फिर एक जगह रुक गई। अगर स्पीड में होती तो नाले में भी गिर सकती थी। हालांकि एक बार फिर से व्यंग करते हुए परसाई जी लिखते हैं कि जो मालिक था उसे देखकर उनके मन में श्रद्धा भाव आ गया, बहुत इज्जत आई कि वे टायरों की हालत जानते हैं फिर भी जान हथेली पर लेकर इसी बस से सफ़र कर रहे हैं। उत्सर्ग की ऐसी भावना दुर्लभ है। सोचा इस आदमी के साहस और बलिदान भावना का सही उपयोग नहीं हो रहा है। तो व्यंग करते हुए कहते हैं कि इनको देखिए, इनके पता था कि टायर ख़राब है, फिर भी टायर पे चले जा रहे हैं और ख़ुद भी उस बस में बैठे हुए हैं। तो इनकी जो बलिदान की भावना है उसका सही इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है। इसे तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए। यानी इनके जो अपने जान के बलिदान को दे रहे हैं ये, इसके हिसाब से तो इनको किसी क्रांतिकारी नेता होना चाहिए, किसी क्रांतिकारी आंदोलन का। अगर बस नाले में गिर पड़ती और हम सब मर जाते तो देवता बाहें पसारे उसका इंतज़ार करते। अब व्यंग को और आगे बढ़ाते हुए लिखते हैं कि मान लीजिए अगर नाले में पलट जाती, हम सभी मर जाते, तो इनका इंतज़ार करने के लिए तो बाहें फैलाए बैठे होते जो भगवान है ऊपर। वह कहते कि वह महान आदमी आ रहा है जिसने एक टायर के लिए प्राण दे दिए, मर गया पर टायर नहीं बदला। दूसरा घिसा टायर लगाकर बस फिर चली। अब हमने वक्त पर पन्ना पहुंचने की उम्मीद भी छोड़ दी थी। पन्ना क्या, कहीं भी कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। लगता था ज़िंदगी इसी बस में गुजारनी है और इससे सीधे उस लोक को प्रयाण कर जाना है। इस पृथ्वी पर उसकी कोई मंजिल नहीं है। हमारी बेताबी, तनाव खत्म हो गए। हम बड़े इत्मीनान से घर की तरफ बैठ गए। चिंता जाती रही, हंसी मजाक चालू हो गया। अब बस इतनी धीरे चल रही थी कि समय पर पन्ना तो छोड़िए, इन लोगों को कहीं भी पहुंचने का कोई उम्मीद नहीं रहा। और अब जो है सारा तनाव ख़त्म हो गया कि सुबह तो पहुंच नहीं पाएंगे, तो धीरे धीरे फिर हंसी मजाक का माहौल बनता चला गया। तो इस प्रकार ये जो बस की यात्रा है, इसके माध्यम से हरिशंकर परसाई जी ने अपनी यात्रा की एक घटना का वर्णन किया है, एक स्पेसिफिक घटना का, कि जब वो वहाँ से निकल रहे थे, बस में बैठे, और जो बस है उसकी कैसी हालत थी, कितनी जर्जर हालत थी, और उसको बाकी चीज़ों से कैसे कंपेयर किया है इन्होंने। वो इस काव्य की, वो इस रचना की, वो इस गद्य की बहुत अच्छी खूबसूरती कही जा सकती है। तो अब हम बढ़ते हैं इसके अभ्यास की ओर। तो हमारा जो अभ्यास है उसका पहला जो प्रश्न है वो है मौखिक। तो मौखिक प्रश्न यह है कि वापसी का वही रास्ता अपनाना जरूरी क्यों था। खैर हम इसका जवाब लिख लेते हैं। तो हमारा हो गया प्रश्न अभ्यास। जिसमें पहला जो कि है मौखिक।
वापसी का वही रास्ता अपनाना ज़रूरी क्यों था? क्योंकि उन 5 लोगों में से 2 लोगों को, जो हमने पहले पैराग्राफ में ही पढ़ा कि उनमें से 2 को सुबह काम पर हाजिर होना था, तो सुबह घर पहुंचने का यही एक रास्ता ज़रूरी था। वन के क का जो जवाब है, उनमें से 2 लोगों को सुबह काम पर जाना था। और सुबह घर पहुंचने का यही एक रास्ता था, इसलिए इसे अपनाना ज़रूरी था। अपनाना ज़रूरी था। अब हम बढ़ते हैं सवाल ख की ओर। जो छोड़ने आए थे वो किस तरह से देख रहे थे और क्यों? तो जो छोड़ने आए थे वो लोग किस तरीके से देख रहे थे? वो ऐसे देख रहे थे मान लो कि ये अंतिम विदाई दे रहे हों, क्योंकि उस बस की हालत बहुत जर्जर थी। जो छोड़ने आए थे वे ऐसे देख रहे थे कि मानो अंतिम विदाई दे रहे हों। अब इसी सवाल का दूसरा पार्ट है कि वो ऐसा क्यों सोच रहे थे? क्योंकि बस की हालत जर्जर थी। अब हम बढ़ते हैं ग की ओर। जो ग सवाल है हमारा, वो प्रश्न है कि डीजल की टंकी में छेद होने पर क्या उपाय किया गया? तो हमने पढ़ा था कि जब डीजल की टंकी में छेद हुआ तो जो ड्राइवर है वो बाल्टी में डीजल लेकर के अपने बगल में बैठ गया और नली से सीधा इंजन में तेल डालने लगा। तो हम इसका जवाब क्या लिखेंगे कि जब इंजन की टंकी में छेद हो गया तो ड्राइवर ने जब इंजन की टंकी में छेद हो गया तो ड्राइवर ने बाल्टी में डीजल निकाला और बगल में रख कर नली डालकर उसे इंजन में भरने लगा। तो ये किया ड्राइवर ने। उसके बाद हम घ सवाल की ओर बढ़ते हैं। घ प्रश्न क्या है हमारा? पुलिया पर पहुंचकर क्या हुआ? पुलिया पे पहुंच के बस का एक टायर जो है वो पंक्चर हो गया। तो हम लिखेंगे पुलिया पे पहुंचते ही
पुलिया पर पहुंचते ही बस का एक टायर फिस करके बैठ गया। तो ये हुआ पुलिया के ऊपर। अब हम ये हमारा जो मौखिक प्रश्न है वो चारों खत्म हुए। अब हम बढ़ेंगे आगे लिखित प्रश्न के ऊपर। तो इसको हम मिटा लेते हैं। अब बढ़ते हैं लिखित के ऊपर। तो हमारा हो गया प्रश्न अभ्यास का पहला का लिखित। लिखित में हमारा जो क है वो है लेखक और उसके मित्रों को किस बस से कहाँ जाना था। तो ये भी सबसे पहला पैराग्राफ में ही हमें जवाब मिलता है कि लेखकों को 4 बजे शाम वाली बस से कहाँ जाना था, पन्ना जाना था। तो लेखक और उसके मित्रों को लेखक व उसके मित्रों को शाम वाली बस से पन्ना जाना था और पन्ना से उसी कंपनी की बस लेकर सतना जाना था। ये हमने पढ़ा था कि शाम वाली बस से पन्ना जाना है और पन्ना से दूसरी बस लेकर के उसी कंपनी की सतना जाना है और सतना से ट्रेन पकड़ के जबलपुर के लिए निकलना है। तो ये हो गया हमारा पहले प्रश्न का जवाब। दूसरा है डॉक्टर मित्र ने क्या कहा। तो डॉक्टर मित्र ने क्या कहा था, डरो मत, चलो चलो, यह बस अनुभवी है, हमें अपने बच्चों की तरह लेकर जाएगी। तो हमारा जो ख प्रश्न है कि डॉक्टर मित्र ने क्या कहा, हम ख लिखते हैं। डॉक्टर मित्र ने कहा डरो मत, चलो। बस अनुभवी है, नई नवेली बसों से ज़्यादा विश्वसनीय है। हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर चलेगी। प्यार से गोद में लेकर चलेगी। तो ये कहा डॉक्टर जो मित्र थे उन्होंने। अब हम बढ़ते हैं ग सवाल की ओर। तो जो हमारा ग प्रश्न है वो है रास्ते में बस में क्या क्या गड़बड़ियाँ आई। तो रास्ते में जब वो लोग बस से चले थे तो सबसे पहले बस की टंकी में छेद हुआ था, बस के तेल की टंकी में। उसके बाद
एक टायर पंक्चर कर गया था। उस इन दोनों के बीच में एक बार बस जो है बीच में रुक भी गई थी और इंजन में कुछ खराबी आ गई थी। तो हम लिखते हैं कि ग प्रश्न का उत्तर रास्ते में बस की डीजल की टंकी में छेद हो गया। फिर थोड़ी दूर चलने के बाद बस रुक गई। मालूम हुआ कि इंजन खराब हो गया है। आगे चलकर एक पुलिया पर बस का एक टायर फिस करके बैठ गया। तो यह 3 मुख्य दिक्कतें हुई थी बस में। तो ये हो गया हमारे ग प्रश्न का उत्तर। अब हम बढ़ते हैं घ प्रश्न की ओर। घ प्रश्न क्या है हमारा? आखिर में लेखक ने क्या उम्मीद छोड़ दी और क्यों? तो आखिर में लेखक ने समय पे घर पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी, क्योंकि बस जो है वो बहुत धीरे चल रहा था। तो घ का उत्तर हो गया आखिर में लेखक ने वक्त पर पन्ना पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी। और पन्ना के साथ कहीं भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी, क्योंकि बस जो है वो अत्यंत धीरे चल रही थी। क्योंकि बस की रफ्तार अत्यंत धीमी थी। ये हो गया हमारे घ का उत्तर। अब आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न जो है वो सही गलत का निशान लगाना है। क है समझदार आदमी शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते। ये सही है, क्योंकि वहाँ के जो लोकल लोग थे उन्होंने ये बात बोली थी। बस कंपनी के हिस्सेदार गाड़ी चला रहे थे। ये गलत है, क्योंकि बस कंपनी के हिस्सेदार उस गाड़ी में मौजूद थे, परंतु चला ड्राइवर रहा था। पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया था। सही है, डीजल की टंकी में छेद हो गया था। प्रकृति के दृश्य बहुत डरावने थे। नहीं, प्रकृति के दृश्य लुभावने थे, डर इन्हें लग रहा था। दूसरा घिसा टायर लगाकर बस नहीं चल पाई। दूसरा घिसा टायर लगा के बस चली थी, इसलिए ये भी गलत है। अगला है बहुविकल्पीय प्रश्न, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। यात्रा पर कितने मित्र जा रहे थे? 5 मित्र थे।
कितने बजे की बस से जाना तय हुआ था? 4 बजे की। इंजन कहाँ प्रतीत हो रहा था? इंजन सीट के नीचे प्रतीत हो रहा था। लेखक किसे अपना दुश्मन समझ रहे थे? पेड़ों को। यात्रियों ने वक्त पर कहाँ पहुँचने की उम्मीद छोड़ दी थी? यात्रियों ने वक्त पर पन्ना पहुँचने की उम्मीद छोड़ दी थी। उसके बाद हमारा व्याकरण आता है। व्याकरण में जो पहला है कि सर्वनाम या सर्वनामिक विशेषण रेखांकित करके लिखना है। तो पहला है 5 मित्रों ने तय किया कि शाम को चलेंगे। तो यहाँ पे 5 शब्द जो है वो एक विशेषण है। दूसरा है इसी कंपनी की बस घंटे बाद मिलती है। इसी शब्द जो है वो एक सर्वनामिक विशेषण है। क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? क्या शब्द जो है वो सर्वनाम है। यह बस चलती भी है। यह शब्द जो है वो सर्वनामिक विशेषण है। समझदार आदमी शाम को सफ़र नहीं करते। समझदार जो है वो एक विशेषण है। अगला है हमारा शब्दों को एक वचन से बहुवचन में लिखने के लिए या बहुवचन से एक वचन में। तो बस नहीं, शब्द जो है वो एक वचन है या बहुवचन है, हमें वो लिखना है। तो जब शब्द से हमें किसी एक चीज़ के होने का पता चले तो उसे हम एक वचन कहते हैं। जब एक से अधिक हो तो बहुवचन कहते हैं। पहला है बस, बस एक है तो एक वचन। आँख एक वचन। नली एक वचन। सीटें एक से अधिक सीट है तो बहुवचन। कंपनी एक वचन। भावनाओं यानी एक से अधिक भावनाएं तो फिर से एक बार बहुवचन। तो इस प्रकार हमारा यह जो पाठ है समाप्त होता है। अगले वीडियो में मिलेंगे नए पाठ के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।